आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तचाप। वृत्त की छेदन रेखा द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग को चाप कहा जाता है। बड़े भाग को दीर्घ चाप तथा छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। अब समझिए जरा, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है। अब उस वृत्त को अगर आप, ये देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक वृत्त है, ये वृत्त की परिधि बोली जाती है। इसको पूरे एक चक्कर पूरा आप चलो, यहां से चलो यहां तक आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। अब अगर आप यहां से कोई एक छेदन रेखा या जीवा खींच दो, चाहे जीवा चाहे छेदन रेखा, उससे वृत्त का जो परिधि है, उस परिधि के दो भाग हो जाते हैं। ये देखिए, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो ये जो वृत्त की परिधि के दो भाग हो जाते हैं, उसमें से प्रत्येक को बोला जाता है वृत्तचाप। मतलब इसको भी वृत्तचाप बोलते हैं, इसको भी वृत्तचाप बोलते हैं। लेकिन अगर जो छोटा वाला भाग रहता है, जो छोटा वाला चाप रहता है, उसको बोलते हैं लघु चाप, और जो बड़ा वाला भाग रहता है उसको बोलते हैं दीर्घ चाप। लेकिन बड़ा छोटा एक तो समझने के लिए है। वास्तव में सही नियम क्या है, सही परिभाषा क्या होगी कि जिस भाग में केंद्र पड़ता है, वृत्तचाप के जिस भाग में केंद्र रहता है, उस भाग को दीर्घ चाप कहा जाता है, और वृत्तचाप के जिस भाग में केंद्र नहीं रहता है, उस चाप को लघु चाप कहा जाता है। और अगर मान लीजिए यही जो छेदन रेखा है, ये अगर केंद्र से चली जाए, मतलब व्यास के रूप में अगर निकलती है, तो वृत्त के दो समान भाग होते हैं। वृत्तचाप के दो समान भाग होते हैं। देखिए, जितना चाप का ऊपर वाला भाग रहेगा उतना ही नीचे वाला भाग। तो ये दोनों भाग बराबर हैं, तो इन दोनों को बोला जाता है अर्धवृत्तीय चाप। यहाँ देखिए वो समझाया गया है। आकृति में जो APB है ये लघु चाप है, और AQB जो है वह दीर्घ चाप है। और यदि यही छेदन रेखा वृत्त के केंद्र से जाती है, तो प्रत्येक भाग को अर्धवृत्तीय चाप कहा जाता है। देखिए, ये आपका केंद्र से जा रहा है, तो ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों समान होता है, तो ऊपर वाले भाग को भी अर्धवृत्तीय चाप बोलेंगे, नीचे वाले भाग को भी अर्धवृत्तीय चाप बोलते हैं। अब केंद्रीय कोण क्या होता है? जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है, उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। केंद्रीय कोण का माप संगत चाप के माप के सर्वांशम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ये देखिए वृत्त है, तो अगर कोण का जो शीर्ष बिंदु है, कोण का शीर्ष बिंदु कहाँ किसको बोलते हैं? जहां पे कोण बनता है उस कोण को शीर्ष बिंदु बोलते हैं। अगर कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर रहता है, तो जो कोण बनता है उसको बोला जाता है केंद्रीय कोण। यहाँ पे AOB, कोण AOB जो है, यह केंद्रीय कोण है। अब इस कोण द्वारा आप देखेंगे तो एक यहाँ पे चाप कट रहा है APB। इस कोण के अंदर एक चाप कट रहा है APB, जिसको अंतःखंडित चाप भी बोला जाता है। कि कोण के अंदर कटे हुए चाप को अंतःखंडित चाप बोला जाता है। और ये जो केंद्रीय कोण का माप होता है, इस चाप के माप के सर्वांशम होता है। अब आप बोलेंगे केंद्रीय कोण तो अंश में रहेगा और ये चाप तो अंश में रहेगा नहीं। तो यहाँ जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शब्द दो है जो जरा क्लियर करो। एक होता है चाप का माप और एक होता है चाप की लंबाई। आपको लगता है दोनों एक जैसा, लेकिन दोनों में फर्क है। चाप का माप का मतलब होता है चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। आप चाहे तो ये लाइन लिख लो कि चाप का माप का मतलब होता है चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। और चाप की लंबाई का मतलब होता है चाप की वास्तविक नाप। सेमी में, मीटर में वो जो होता है वो चाप की लंबाई होती है। तो माप का मतलब हुआ
कि चाप का उस चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे देखिए ये है। अब अगर यहाँ पे एक मैं चाप ले रहा हूं, चाप APB, ये चाप है। अब अगर इस चाप की लंबाई बोली जाएगी तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से काट देना है, काट के इसको सीधा करना है, सीधा करके इसको नाप लेना है। अब बोलो अगर सीधा करना संभव नहीं है, सीधा करना संभव ना हो तो इसका सूत्र होता है, आपने पढ़ा है चाप की लंबाई का सूत्र, L बराबर θ/360 गुणे 2πr। इससे आप इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं सूत्र से। तो ये चाप की लंबाई हो गई L। लेकिन अगर चाप का माप बोला जाता है, वहां पे भी मैंने बताया था, चाप का माप का मतलब होता है उस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। ये जो कोण बनेगा, इस चाप द्वारा जो कोण बनेगा केंद्र पर, उसको उस चाप का माप बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो केंद्रीय कोण होता है, जैसे यहाँ पे केंद्रीय कोण AOB है, इसका माप इस चाप के माप के सर्वांशम होता है। मतलब जितने अंश का कोण AOB रहेगा, उतने ही अंश का ये चाप का माप है। तो अगर अब क्वेश्चन यही आता है कि हम चाप का माप निकाले कैसे, तो चाप का माप निकालने का यही तरीका होता है कि अगर कोई चाप है और आपको उसका माप निकालना है, तो आप क्या करो, उस चाप के अंत्य बिंदुओं को केंद्र से मिला दो, फिर केंद्र का कोण नाप लो। जितना केंद्र का कोण रहेगा उतना ही चाप का भी कोण रहेगा। उसके बाद है अंतःखंडित चाप। वृत्त में किसी कोण द्वारा वृत्त के कटे हुए भाग को अंतःखंडित चाप कहते हैं। भी आपको समझाया कि जैसे ये कोण बना हुआ है, इस कोण के अंदर ही जो चाप कट रहा है, अब इस कोण द्वारा तो इधर बाहर भी चाप कट रहा है, लेकिन कोण के अंदर जो चाप कटता है उसको बोला जाता है अंतःखंडित चाप। उसके बाद है अंतर्लिखित कोण। जैसे अंतःखंडित चाप और क्लियर मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए एक वृत्त है, अब अगर मैं एक ऐसा कोण बना दूं, ये देखिए एक कोण बना देता हूँ, यहाँ पे ABC, APQ। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोण BAC एक बन रहा है ना, इस कोण BAC द्वारा इस वृत्त के कई सारे चाप कट रहे हैं। देखिए एक चाप इधर PB कट रहा है, BC कट रहा है, QC कट रहा है, PQ कट रहा है, 4 भाग कट रहे हैं। लेकिन इसमें जो कोण के अंदर जो चाप कट रहा है उसको बोलते हैं अंतःखंडित चाप। इसमें अंतःखंडित चाप कौन सा है, एक PQ चाप अंतःखंडित है, जो देखिए कोण के अंदर है, कोण के अंदर जो चाप कटता है उसको अंतःखंडित चाप बोलते हैं। और ये BC भी कोण के अंदर कट रहा है, तो ये भी अंतःखंडित चाप है। और ये देखिए PB और QC चाप ये बाहर कट रहे हैं कोण के, तो ये अंतःखंडित चाप नहीं है। अब होता है अंतर्लिखित कोण। क्या है, किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष चाप पर बने कोण को अंतर्लिखित कोण कहते हैं। जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष चाप पर बने कोण को अंतर्लिखित कोण कहते हैं। आकृति में चाप APB अंतःखंडित चाप तथा कोण AQB अंतर्लिखित कोण है। यहाँ से देखिए जरा, ये चाप APB, अब यहाँ एक कोण बन रहा है ना, देखिए AQB कोण, तो इस कोण के अंदर कौन सा चाप कट रहा है, APB चाप कट रहा है। तो ये जो APB चाप है इसको बोला जाएगा अंतःखंडित चाप, और ये जो कोण बन रहा है इस कोण को बोला जाएगा अंतर्लिखित कोण। कैसे पता चलेगा, ये चाप को छोड़कर बाकी जो इधर चाप बच रहा है, इधर कहीं पे भी आप कोण बनाओ। जैसे मैंने यहाँ बनाया, आप इधर भी बना सकते हो, ऐसे यहाँ पॉइंट लेके बना सकते हो। मतलब इधर ये देखिए, ये जो इस चाप को, जो नीचे APB चाप आपने लिया, उस चाप को छोड़ के ऊपर का भाग, जितना भाग बच रहा है उसको शेष चाप बोलेंगे। उस शेष चाप पे कहीं पे भी आप Q बिंदु ले लो, उधर कहीं पे भी कोण बनाओ, उस कोण को बोला जाता है अंतर्लिखित कोण। और इसकी एक खास बात होती है जिससे बना हुआ अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय क्या कहता है कि ये जो अंतर्लिखित कोण का माप है, इस चाप के माप का आधा होता है। इसको मैं और क्लियर समझा दूं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, और एक मैं यहाँ पे चाप ले लेता हूँ APB। ये देखिए एक चाप ले लिया मैंने वृत्त का। तो अगर मैं बोलूं कि इस चाप का माप कितना होगा, तो अगर इस चाप का माप पता करना है तो आप केंद्र पे कोण बना दीजिए, इस चाप का माप पता चल जाएगा। मतलब इस चाप APB का माप, ऐसे M लगा देंगे, M चाप APB का मतलब होता है चाप APB का माप। मान लो कि अगर इस चाप का माप आता है 100 अंश, एक अंदाजा मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं कि M चाप APB का माप कितना है, 100 अंश।
अब अंतरलिखित कोण क्या होगा? अब देखिए ऊपर जो शेष चाप बन रहा है, इधर कहीं पे भी आप बिंदु ले लो, कहीं पे भी। देखो यहाँ मैंने बिंदु ले लिया Q, और फिर इसको A से मिला दिया, अंत बिंदुओं से मिलाना है चाप के, B से मिला दे, एक कोण बन गया ना AQB। AQB को बोला जाएगा अंतरलिखित कोण। AQB को क्या बोलेंगे? अंतरलिखित कोण AQB। और अंतरलिखित कोण AQB का माप जो होता है M चाप APB का आधा होगा। तो अंतरलिखित कोण का माप जो होगा वह, ध्यान रखिए, जो चाप का माप होगा उस चाप के माप का क्या होगा? आधा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये 100 अंश है, तो ये अंतरलिखित कोण का माप कितना होगा? तो क्या है? अंतरलिखित कोण का माप, ये जो चाप का माप है APB, तो चाप का माप कितना है? 100 अंश, उसका आधा होगा। तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 50 होगा। ये 100 है तो 50, 120 है तो 60, 60 है तो 30, मतलब चाप के माप का आधा। या ये भी बोल सकते हैं कि किसी चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का माप और ये जो अंतरलिखित कोण का माप होता है, तो उसमें अंतरलिखित कोण ये केंद्रीय कोण के माप का आधा होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझाया गया है कि जो अंतरलिखित कोण का माप होगा, कोण AQB, ये अंतरलिखित कोण है, ये चाप APB का क्या होगा? आधा होगा। इसी पे डिपेंड है आपका प्रश्न संग्रह 3.3। लेकिन प्रश्न संग्रह 3.3 पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है, याद रखें। लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो अभी आपको समझाया कि कोई भी लघु चाप है, उसका माप उसके द्वारा बने केंद्रीय कोण के माप के सर्वांगसम होता है। और अगर दीर्घ चाप का माप निकालना है, अब अगर आपने लघु चाप का माप निकाल लिया, तो पूरा वृत्त कितने अंश का होता है? पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। अब उसमें से अगर लघु चाप का माप पता चल गया, तो पूरे 360 में से अगर लघु चाप को माइनस कर दो, तो आपको दीर्घ चाप का माप पता चल जाएगा। तो दीर्घ चाप का माप बराबर 360 अंश माइनस संगत लघु चाप का माप। अर्धवृत्तीय चाप का माप 180 अंश होता है, जो कि संपूर्ण वृत्त के माप और संपूर्ण वृत्त का माप कितना होता है? 360। तो बराबर अब बताया, ये पूरा वृत्त 360 का होता है, और जो अर्धवृत्तीय होता है इसका माप 180 होता है। एक ही वृत्त के सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। एक ही वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। ये तो मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में ही कि अगर एक वृत्त है, इसमें एक जीवा खींच दो, तो ये देखो, इस जीवा द्वारा एक चाप कट रहा है ना, तो ये जीवा द्वारा जो चाप कट रहा है, अगर मान लीजिए एक जीवा मैं और खींच दूं, चलो यहाँ पे AB खींच दिया और यहाँ पे CD खींच दिया, 2 जीवा। अब अगर ये जीवाओं की लंबाई समान रहेगी, अगर AB CD के बराबर है, अगर जीवा AB सर्वांगसम है जीवा CD के, तो ये जो चाप AB रहेगा यह भी चाप CD के सर्वांगसम रहेगा। चाप AB सर्वांगसम चाप CD, मतलब अगर जीवा AB जीवा CD के सर्वांगसम होगा, तो चाप AB भी चाप CD के सर्वांगसम होगा। इसका उल्टा, अगर चाप AB चाप CD के सर्वांगसम होगा, तो जीवा AB भी जीवा CD के सर्वांगसम होगा। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। ओके, इसी पे डिपेंड है अपना प्रश्न संग्रह 3.3।